वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद महिमा। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। बोर्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे वेटेज वाला जो चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के नाम से मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ। जो भी बेसिक जो भी लिविंग लाइफ को, जो भी ह्यूमन बीइंग को, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उसको जो भी अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्य करने पड़ते हैं, जो भी फंक्शंस करने पड़ते हैं, उन सभी फंक्शंस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो जो भी हमें जीवन जीने के लिए जो भी काम करने हैं उन सभी कामों को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ये 4 तरह के मेन लाइफ प्रोसेसेस आपको चैप्टर में दिए गए, उन चारों लाइफ प्रोसेसेस को देखेंगे। सबसे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन जिसको सर्कुलेशन भी कहा जा सकता है, थर्ड है रेस्पिरेशन एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसे 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। पार्ट 1 में हम समझेंगे न्यूट्रिशन, पार्ट 2 में समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन, पार्ट 3 में रेस्पिरेशन एंड पार्ट 4 में एक्सक्रीशन। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं वीडियो का, दैट इज न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, जो भी प्रोसेस हो जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपना फूड ले, किस चीज के लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और उसकी रिपेयर, बॉडी की रिपेयर के लिए। तो वो उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम देखेंगे कि ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप्स के हो गए। एक हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से। ट्रॉफिक मतलब होता है फीडिंग, मतलब उसका खाने लेने का तरीका। हेट्रो मतलब होता है अदर, मतलब दूसरों पर। तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन फीडिंग, तो जो खुद से खाना बना ले उसको कहा जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हमने देखा होगा जो भी ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, जो भी हरे पौधे रहते हैं या जो भी एल्गी वगैरह रहती है वो अपना खाना खुद बना लेती है, तो इसलिए उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब फीडिंग। तो मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, इनके किसी और के लिए डिपेंड नहीं रहते अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। सेकेंड आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब अदर, तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब जिसमें आएंगे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स तो ऐसा नहीं होता ना जैसे अपन सनलाइट में गए और अपने अंदर अपना खाना खुद ही बन गया, तो ऐसा होता तो अपन कोई काम ही नहीं करते कि नहीं कुछ भी खाना है चलो सनलाइट में बैठ जाओ अपने अंदर खुद खाना बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ग्रीन प्लांट्स में ऐसा होता है कि अगर उनको सनलाइट मिलती तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो मर गए हैं या जो डिके हो गया, जो मैटर डिके हो गया, जो ऑर्गेनिज्म डिके हो गए, उनसे अगर जो अपना खाना प्राप्त कर रहे हैं, उनसे जो अपना खाना ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में आएंगे फंजाई और ईस्ट, ये 2 एग्जाम्पल है, फंजाई और ईस्ट। सेकेंड होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हम ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो दूसरों के ऊपर पूरा अटैच हो जाते हैं और उनसे पूरा खाना और पानी लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि अपन समझे लाइस। लाइस मतलब जो अपने जो नॉर्मली जू वगैरह होती है, हिंदी में जिसको बोलते हैं जू, अपने सर में रहती है, वो अपने सर से न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, तो ये पैरासाइट है। एक लीच, लीच होता है कसकटा, अमरबेल का नाम सुना होगा आपने, कि वो पूरे पेड़ में क्या करती है, ऐसे पूरे लपेट लेती है पेड़ को एक तरह से, उससे अपना फूड और न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरों पे अपना पूरा अटैच होके उससे अपना फूड और वो सब प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जिससे ऑब्टेन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे लाइस मतलब जू, लीच एंड कसकटा। होलोजोइक जो होते हैं, होलोजोइक क्या होते हैं? ये फूड या तो फिर लिक्विड ये बाहर से प्राप्त करते हैं
और उनकी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट करते हैं। मतलब फूड तो उन्होंने ले लिया आउटसाइड से, पर जो डाइजेशन होगा वो पूरे शरीर के अंदर होगा। तो जिनका भी डाइजेशन इंटरनल होता है और जो बाहर से ऑब्टेन करते हैं फूड, वो सारे ऑर्गेनिज्म, उसको कहा जाता है होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक, फूड इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। इसके एग्जांपल हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग और अमीबा। जो ह्यूमन बीइंग और अमीबा इसके एग्जांपल हो जाएंगे होलोजोइक के। ये जो होलोजोइक होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। ये 5 स्टेप्स में होते हैं। होलोजोइक जो होगा न्यूट्रिशन वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये जो 5 स्टेप्स है वो आगे अपन समझते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ऑल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सारे के सारे जो भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो इक्वेशन की मदद से समझते हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो यूज करते हैं प्लांट्स किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं प्लांट्स और क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ये खाना हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं अपने को, ऑक्सीजन बन गया यहाँ पर। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज हुआ, किसकी प्रेजेंस में यूज हुआ, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यूज हुआ, और बना क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 मीन्स ऑक्सीजन। इतनी आपको इक्वेशन क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन की 3 मेन स्टेप्स होती है जो अपने को पढ़ना है, जो आपकी कोर्स में दे रखी है। सबसे फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले लाइट एनर्जी को, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर क्या करा इसने, सबसे पहले तो इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, फिर क्या करा इसने, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस वाटर मॉलिक्यूल को इसने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, स्प्लिटिंग हो गई है वाटर मॉलिक्यूल की। किसमें, अगर वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल किस में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सनलाइट को एब्जॉर्ब करा था क्लोरोफिल ने, फिर क्या करा था, इस सनलाइट को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका स्प्लिटिंग हो गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड पॉइंट क्या है, अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब ये रिडक्शन हो गया, इसका रिड्यूस होकर किसमें रिड्यूस हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही मेन खाना है प्लांट्स का। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 3 मेन स्टेप्स थी फोटोसिंथेसिस की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा आगे का। एनर्जी इन प्लांट्स कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हमेशा याद रखना है प्लांट्स में जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। मीन्स जो खाना बनता है, अपने को भी खाने से एनर्जी मिलेगी, तो प्लांट्स में भी जो खाना बना है प्लांट्स को भी उन खाने से एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी इन प्लांट्स कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड पॉइंट, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है ये प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। थर्ड पॉइंट, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल क्या है, कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल ग्रीन होता है इसलिए पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल कैसा हो गया, ग्रीन पिगमेंट हो गया, जिसने क्या करा, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन लीफ। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टोमेटा इन द लीफ। ये बात ध्यान रखने की है।
जैसे मैंने एक सपोज कीजिए आप, मैंने एक लीफ बना दी, तो इस लीफ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं ऐसे वाले, तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में। इस स्टोमेटा का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, और कितनी ऑक्सीजन अंदर आएगी, कितनी ऑक्सीजन बाहर जाएगी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ये सारी चीजें कौन देखेगा, स्टोमेटा देखेगा। ये स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टोमेटा इन द लीव्स। स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, याद रखिएगा आप ये। अब ये स्टोमेटा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो इसकी जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग है, जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो एक तरह की सेल कंट्रोल करती है, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होती है वो स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करती है कि स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो ये था फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसको 5 स्टेप्स में हम समझेंगे। कितने स्टेप्स में, टोटल 5 स्टेप्स में। ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीरीज वाइज ही याद कीजिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन। इंजेशन फर्स्ट स्टेप है। इंजेशन का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी। जो भी अपन फूड लेते हैं बॉडी में, टेक इन करते हैं, लेते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी। फूड लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बॉडी में, इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस आती है डाइजेशन। अब जो फूड लिया है वो उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट भी तो करेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हुए है अपने पास, जो भी अपने लिया है इंजेशन के थ्रू, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना कहलाएगा डाइजेशन। तो ये सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप कहलाती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, उसको सोखना। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी पार्ट्स। जो भी डाइजेस्टेड फूड है, अब उसको बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो अब अपन ने फूड ले लिया, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में भी तोड़ दिया, उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो फूड से, एनर्जी तो लेंगे अपन। तो एसिमिलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड। उस एब्जॉर्ब फूड से रिलीज करना एनर्जी को, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड। जो भी फूड एब्जॉर्ब करा उससे एनर्जी रिलीज करने की प्रक्रिया कहलाएगी एसिमिलेशन। अब क्या होगा, इजेशन। इजेशन मतलब कुछ ऐसा भी फूड होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, मतलब जो अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी होगी, जो एकदम वेस्ट होगा, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कहा जाता है इजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, रिमूव करना। किसको रिमूव करना, अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड फूड मटेरियल। जो भी अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं फूड या वेस्ट मटेरियल का आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, उस फूड को रिमूव करना, उस अनडाइजेस्टेड वेट को रिमूव करने की प्रोसेस कहलाएगी इजेशन। तो ये 5 स्टेप होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। फर्स्ट होगी इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। तो अब हम समझ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले ये है अमीबा का एक डायग्राम, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो आपको बाहर ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये फूड पार्टिकल है। तो अब हम देखेंगे कि अमीबा इस फूड पार्टिकल को कैसे उन 5 स्टेप्स में कंप्लीट करता है। सबसे पहले अमीबा ने सेंस करा कि हाँ, अमीबा को सेंस हो गया कि अच्छा हाँ, यहाँ पे फूड पार्टिकल है। फिर अमीबा ने क्या करा, अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करी। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको कहते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। फिर अमीबा ने क्या करा, इस स्ट्रक्चर से फूड पार्टिकल को पकड़ने की पूरी कोशिश करी। फिर अमीबा ने इस पार्टिकल को पूरा अपने अंदर ले लिया। मतलब अब क्या करेगा, इस पे जो साइटोप्लाज्म है, अमीबा का साइटोप्लाज्म है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो अब इस फूड पार्टिकल पे काम करेंगे और इस फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है एब्जॉर्प्शन। अब जो इसने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो है अमीबा क्या करेगा, उस फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रोसेस में क्या करेगा, अमीबा इस फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा। फिर आता है एसिमिलेशन।
अब अमीबा इस फूड पार्टिकल के जो फूड पार्टिकल है उसको एनर्जी को यूज करेगा, तो ये क्या करता है, एसिमिलेशन, इस फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी को अमीबा यूज कर रहा है। फिर अमीबा ने क्या करा, इजेशन, जो भी वेस्ट पार्टिकल था, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल था, जो अमीबा को यूज में नहीं आया, वो अमीबा ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा और इसकी 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अपने ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, खाना कहाँ कहाँ जाता है, किस प्रोसेस से निकलता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे डाइजेशन होता है, सब समझेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, सबसे पहले ये क्या, अपना माउथ, ये है माउथ। फिर माउथ में सबसे पहले खाना जाता है। मैंने आपको बताया था खाना लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड क्या कहलाता है, इंजेशन। तो इंजेशन कहाँ से होगा, माउथ से होगा। फिर माउथ के बाद ये आपको एक पाइप दिख रहा होगा, इस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप भी है, इसको और क्या कहा जाता है, फूड पाइप। फिर माउथ के बाद सबसे पहले माउथ में खाना गया, फिर माउथ के बाद कहाँ गया, इस ईसोफेगस में गया। इस ईसोफेगस के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में, पेट में, स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक के बाद अभी सिर्फ देखेंगे कहाँ कहाँ जाएगा, फिर और डिटेल में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले माउथ में गया, माउथ के बाद कहाँ गया, इस ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद इस स्टमक में गया, मतलब पेट में गया। स्टमक के बाद इन 2 चीजों का रोल आता है, एक लीवर का और एक पेनक्रियास का। यहाँ पे स्टमक में होने के बाद, स्टमक में प्रोसेस होने के बाद 2 चीजों का रोल है। ये आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा, ये है लीवर, और ये आपको लीफ शेप में दिख रही होगी है पेनक्रियास। तो फिर लीवर और पेनक्रियास का रोल आता है। फिर उसके बाद खाना जाएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपको अंदर जो दिख रही है क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये आपको जो बड़ी दिख रही है ऐसी, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये एनस से बाहर हो जाएगा खाना। तो सबसे पहले आप समझेंगे, अब इस प्रोसेस को पूरा देखेंगे, कहाँ क्या क्या होता है, कौन सी स्टेप क्या है। सबसे पहले माउथ में गया, माउथ के बाद ईसोफेगस में गया, दैट इज नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद स्टमक में गया, स्टमक के बाद लीवर और पेनक्रियास का रोल आया। फिर उसके बाद यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर एनस से बाहर हो गया। तो ये तो आपने देख लिया। अब अपने को थोड़ा और डिटेल में समझना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक की जो भी प्रोसेस है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स किसको कहा जाता है, ग्लैंड्स मतलब जो भी कोई सीक्रेट करे, कुछ भी सीक्रेट करे, जो कोई भी कुछ भी सीक्रेट करे उसको कहा जाएगा ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ते हैं सबसे पहले अपन माउथ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था खाना कहाँ जाएगा, सबसे पहले माउथ में। माउथ को कहा जाता है साइट ऑफ इंजेशन, ये क्या है, इंजेशन की साइट है। दूसरा है फेरिंग्स। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक आपको एक नली यहाँ दिख रही है जिसको बोलते हैं इसोफेगस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अपन एक ऐसी ही नली पढ़ेंगे, वो होगी अपनी ट्रेकिया। यहाँ पे अपने गले में 2 नलियां हैं, एक है फूड पाइप और एक है विंड पाइप। फूड पाइप को कहा जाता है इसोफेगस और विंड पाइप को कहा जाता है ट्रेकिया। ये दोनों जो नली जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या हो जाएगा, एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। इसलिए जब कभी भी कोई जल्दी खाते हैं तो एकदम से क्या होता है, अपने को ठसका लग जाता है। ठसका क्यों लगता है, क्योंकि जो अपना खाना रहता है वो खाने की नली की बजाय सांस की नली में चले जाने लग जाता है। तो अपना बॉडी अपने को सिग्नल देती है कि अपने को एकदम से ठसका लग जाता है, तो खाने की वो हवा की नली से निकल के, विंड पाइप से निकल के फिर वापस से फूड पाइप में खाना जाता है। तो ये क्या है, फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है। क्या है, कॉमन पैसेज फूड और एयर का। तो सबसे पहले माउथ में खाना गया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर कहाँ जाएगा, ईसोफेगस, दैट इज नोन एज फूड पाइप। और ईसोफेगस में क्या होता है, कंटिन्यूस ऐसा मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, खाना डायरेक्ट पेट में जाएगा। ईसोफेगस के बाद याद रखिएगा खाना डायरेक्ट पेट में जाता है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और ईसोफेगस कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करता रहता है। इस मूवमेंट को, ईसोफेगस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ईसोफेगस की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फिर खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक में टर्निंग होगी फूड की, फूड वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटेगा। अभी आगे देखेंगे कैसे क्या होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ह्यूमन में वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम।
इसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर डाइजेशन ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट साइट ऑफ डाइजेशन। इसमें और क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन की भी लास्ट साइट है। इसमें एब्जॉर्ब होती है चीजें, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी फूड में जो अपने को अच्छी चीजें, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। खाना फिर कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है, पर अगर फूड में कोई वाटर है एक्सेस या कोई मिनरल है जो लग रहा है बॉडी को हाँ काम के हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन एनस से एग्जिट पॉइंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, एनस से बाहर हो जाएगा। तो एक बार एलिमेंट्री कैनाल को एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ गया खाना, सबसे पहले फूड गया माउथ में, माउथ इज द साइट ऑफ इंजेशन। फिर गया फेरिंग्स, फेरिंग्स इज नोन एज कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर। और इसोफेगस, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, इसके मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलेंगे। इसोफेगस के बाद डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, स्टमक में। स्टमक में का स्टमक के बाद कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू इजेशन। तो ये थी एलिमेंट्री कैनाल पूरी, जो आपको इतनी स्टेप्स में याद करनी है और इतने स्टेप्स में समझनी है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ से आ गई, तो ये अपने कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है जूस, जो अपने खाने को डाइजेस्ट करने में काम आता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो माउथ में होती है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सीक्रेट करती है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कहाँ होती है, माउथ में। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये एक और ये दो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या सीक्रेट कर रही है, सलाइवा। सलाइवा का काम क्या है कि जैसे ही फूड अपन मुंह में लेंगे, खाने को मुंह में लेते हैं, तो माउथ में लेने के बाद क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट करती है। कौन, सलाइवरी ग्लैंड्स। इस सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है सलाइवरी अमाइलेस। क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेस। क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेस। ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करेगा, फूड में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक कर देगा। तो सलाइवरी अमाइलेस के किस में होता है, सलाइवा में होता है। सलाइवा कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। और ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देगा, डिवाइड कर देगा। सेकेंड आता है खाना, जो वो फूड स्टमक में आएगा, तो स्टमक में सीक्रेट होता है स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होती है और ये सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। क्या सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक जूस को। तो ये गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती है, ये आपको याद रखना है। एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस और एक होता है पेप्सिनोजन। HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन, इन तीनों के रोल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रही है, और इसमें तीन चीजें होती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। फिर आता है नेक्स्ट रोल लीवर का। लीवर मैंने आपको बताया था, स्टमक में खाना, स्टमक से जैसे खाना पास आउट होगा तो दो चीजों का रोल आएगा, लीवर और पेनक्रियास का। ये लीवर जो होता है, इस लीवर का मेन काम है बाइल जूस को सीक्रेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट जूस है। क्या जो इसका क्या रोल है, क्या काम आता है, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। तो लीवर क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करता है। फिर बाइल जूस कहाँ, लीवर ने बाइल जूस सीक्रेट करा, पर ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर। लीवर के यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर कहलाता है। ये लीवर हो गया, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। क्या है, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे लीवर ने तो जूस सीक्रेट कर दिया, पर स्टोर भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो वो होता है स्टोर गॉल ब्लैडर में। ये बाइल जूस की फंक्शन अभी पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट आता है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक के नीचे दिख रहा है, ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास में तीन एंजाइम सीक्रेट होते हैं, याद रखिएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो गैस्ट्रिक जो सीक्रेट कर रही थी उसमें भी तीन चीजें थी, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन। पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट कर रही है उसमें भी तीन चीजें हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस। ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेस और पेनक्रियाटिक अमाइलेस। ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेस। अब खाना कहाँ जाएगा इसके बाद, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में होते हैं इंटेस्टाइनस जूसेस। इसके बाद ये आपको, ये जो अभी पूरे मैंने जूसेस बताए हैं, ये मैं अभी आपको आगे और एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके जस्ट इसके बाद। तो अभी इतना आप समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम उसके आगे का समझते हैं, उसको डिटेल में। जैसे अभी हमने पूरा देख लिया था कि पोर्ट कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, अब उसके आगे की प्रोसेस समझते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले फूड कहाँ जा रहा है, माउथ में। तो सबसे पहले माउथ का देखते हैं। माउथ में एक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड का नाम भी मैंने आपको बताया था, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही थी, सलाइवा सीक्रेट कर रही थी। अब ये सलाइवा किस काम में आ रहा है, तो ये सलाइवा में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड थी, सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही थी, सलाइवा। सलाइवा में क्या था, सलाइवा में था सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो खाने में जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करता है, माल्टोज में सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। तो अब क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स शुगर क्या हो गई, सिंपल शुगर में ब्रेक हो गई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि खाना कहाँ आ रहा है, फूड कहाँ आ रहा है, माउथ में। माउथ में आने के बाद क्या हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड होती है यहाँ पर। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, सलाइवा सीक्रेट कर रही है। उस सलाइवा में क्या है, उस सलाइवा में है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, तो ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च जो कि है कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज, जो कि क्या है, एक सिंपल शुगर। अब एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो माउथ है उसमें सिर्फ इतनी ही प्रोसेस हो रही है। तो माउथ में अपन याद रखेंगे, माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का। सेकेंड अब बात करते हैं हम स्टमक की। तो ये जो स्टमक होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो एंजाइम्स। अब इस खाना किसमें आया, माउथ से कहाँ आया, सैलिवरी ग्लैंड ने काम कर दिया, माउथ से इसोफेगस में आया। इसोफेगस में कोई तो डाइजेशन होता नहीं है, इसोफेगस के बाद कहाँ है, स्टमक में आया। तो इस स्टमक में मैंने आपको बताया था कि इस स्टमक में ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड एज, द ग्लैंड इन स्टमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बताई थी मैंने आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट हो रहा था, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा था। ये जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा था, इसमें क्या थी, तीन चीजें थी। मैंने बताया था आपको गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें थी, एक थी HCl, एक क्या थी, म्यूकस, और एक क्या थी, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। तो गैस्ट्रिक स्टमक में होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेगी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कितनी चीजें होंगी, तीन। एक होगा HCl, एक होगा म्यूकस, और तीसरा होगा पेप्सिनोजन। ठीक है, अब याद रखने की चीज क्या है, ये HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन का काम क्या क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इस HCl का काम। ये HCl के कारण ही अपने स्टमक में कौन सा एसिड भरा है, इस HCl। ये HCl के कारण ही स्टमक को का जो मीडियम होता है वो हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो स्टमक में जो एसिडिटी होता है, एसिडिक मीडियम है, स्टमक में जो एसिडिक मीडियम है वो किसके कारण है, तो वो HCl की प्रेजेंस के कारण है। दूसरा आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, अब आपने सोचा होगा कि अरे हमारा तो एक स्टमक है, उसमें अगर भगवान ने इतना ज्यादा एसिड भर दिया है, इतना ज्यादा हाईली एसिडिक भर दिया है, तो स्टमक की वॉल को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, स्टमक गल क्यों नहीं रहा है, इतना हाईली एसिडिक है तो स्टमक को तो गल जाना चाहिए। तो भगवान ने क्या सोचा कि अरे मैं इतना हाईली एसिड भर रहा हूँ स्टमक में, तो इसको प्रोटेक्शन भी तो देनी पड़ेगी, नहीं तो स्टमक तो गल जाएगा। तो भगवान ने उसके आसपास क्या करा, एक लेयर बना दी। वो लेयर होती है म्यूकस की लेयर। ये क्या करती है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की जो आउटर कवरिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है इस एसिड से। तो स्टमक की आउटर कवरिंग में कौन सा वो होता है मटेरियल, वो होता है म्यूकस, और उसके अंदर कौन सा एसिड भरा, HCl। अब भगवान ने HCl भरा क्यों, उन्होंने वो सोचा होगा कि अरे मैं तो ऐसे ही भर देता हूँ, ऐसे नहीं। उन्होंने भी बहुत सोचा कि अरे HCl भरने के पीछे भी एक रीजन है। ये HCl क्या करता है, ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये पेप्सिनोजन अगर HCl नहीं हो तो ये काम ही नहीं करेगा। ये पेप्सिनोजन क्या करता है, HCl की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में ये क्या होता है, पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में टूट जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो स्टमक में डाइजेशन नहीं होगा। तो ये HCl क्यों है अपने स्टमक में, ये HCl इसलिए है ताकि पेप्सिनोजन जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पेप्सिन में, क्योंकि पेप्सिनोजन को एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है कन्वर्जन के लिए। तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये पेप्सिन क्या करता है, फिर ये पेप्सिन का काम क्या है, ये पेप्सिन क्या करता है, जो स्टमक में जो खाने में प्रोटीन है, जो फूड में प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्टाइड्स में। तो ये स्टमक में जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। तो स्टमक में अपन ने देखा कि स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड,
जो कि सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन। HCl का रोल है कि मीडियम को एसिडिक बनाना, म्यूकस का रोल है कि HCl से स्टमक को बचाना, और पेप्सिनोजन का रोल है कि पेप्सिनोजन क्या करता है, HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इतनी प्रोसेस स्टमक में होती है। अब स्टमक में क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का। नेक्स्ट खाना आएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मैंने आपको बताया था कि खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब 2 चीजों की रोल भी आ जाते हैं, एक यहाँ लीवर का और एक पेनक्रियास का। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड एंटर करेगा, 2 चीजों के रोल पढ़ने हैं, एक लीवर का रोल पढ़ना है और एक पेनक्रियास का रोल पढ़ना है। तो लीवर का क्या रोल है, सबसे पहले लीवर से शुरू करते हैं। लीवर का काम है बाइल जूस को सीक्रेट करने का। लीवर क्या करता है, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। मैंने आपको बताया था लीवर अगर बाइल जूस सीक्रेट करेगा तो स्टोर कहाँ करेगा, गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस क्यों सीक्रेट करता है, ऐसा तो सीक्रेट नहीं करेगा कि अरे मैं तो बाइल जूस सीक्रेट कर रहा हूँ। वो बाइल जूस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लीवर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस को सीक्रेट कर देगा। तो लीवर ने क्या करा, बाइल जूस को सीक्रेट करा। अब ये जो बाइल जूस सीक्रेट करा है, इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट काम है। बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, फैट को तोड़ने का काम करता है। फूड में जो फैट है ना, उसके डाइजेशन में मदद करेगा। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये जो अभी स्टमक से जो खाना आया है, स्टमक में जो खाना आया, मैंने अभी बताया आपको स्टमक से खाना है, तो स्टमक से जो खाना आया है वो क्या है, एसिडिक है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो एसिड वो खाना आया है वो कैसा मीडियम था, एसिडिक मीडियम से आया था। पर अब एसिडिक मीडियम से जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, हमको एसिडिक मीडियम नहीं पसंद, हमको तो अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। तो स्टमक से खाना किस मीडियम से आया, एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम से आया है। स्टमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है वो क्या बोलते हैं कि अरे हम तो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे, हमको तो काम करना है तो भैया बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम दो तुम। तो ये क्या करेगा, ये बाइल जूस का क्या काम है, ये बाइल जूस जो है वो खाने के मीडियम को, फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया। तो 2 चीजें पढ़ी बाइल जूस के बारे में। सबसे पहले रोल है इसका डाइजेशन ऑफ फैट में, फैट का डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा काम क्या है, फूड के मीडियम को चेंज करेगा फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन। तो बाइल जूस का फर्स्ट काम हो गया डाइजेशन ऑफ फैट का। सेकंड हो गया फूड फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, स्टमक से जो फूड आया वो एसिडिक था, सो इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। तो ये क्या करता है, अल्कलाइन बना देता है फूड को। अब ये अल्कलाइन क्यों बनाता है फूड को, ताकि इस पर जो है पेनक्रियास जो सीक्रेट करती है पेनक्रियाटिक एंजाइम वो काम कर पाए। क्योंकि पेनक्रियास ने तो यहाँ साफ बोल रखा है कि मुझे अगर मेरे एंजाइम, अगर मैं एंजाइम सीक्रेट करूंगी, पेनक्रियाटिक एंजाइम अगर मैं सीक्रेट कर रही हूँ, तो मेरे एंजाइम्स का तभी काम करेंगे जब हमको बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम मिलेगा, हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है बेचारा बाइल जूस, बोलता है ठीक है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है पेनक्रियास, तुम जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करोगी उसको हम तुमको बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम दे देंगे, हम क्या एक काम करेंगे एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बाइल जूस क्या करता है, पेनक्रियास की मदद करता है एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करके। फूड फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, सो इट मेक्स द फूड अल्कलाइन एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम वर्क ऑन इट। ठीक है, सिंपल। पेनक्रियास, अब यहाँ से रोल आता है। अब सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया माउथ के बारे में। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करेगी, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट कर देगी। फिर फूड आएगा एसोफेगस से स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। फिर खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बाइल जूस का रोल पड़ा। अब पढ़ेंगे अपन पेनक्रियास के बारे में। ये जो पेनक्रियास होती है, ये पेनक्रियास में क्या होते हैं, पेनक्रियास में भी 3 चीजें होती है, ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज। कितनी चीजें होंगी, पेनक्रियास का सीक्रेट करेगी, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगी। और पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें होती है, ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड अमाइलेज। अब इन तीनों का रोल क्या है, ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन में मदद करेगा। याद रखिएगा पेनक्रियाटिक जूस में तीनों का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी होगा, फैट का भी होगा और प्रोटीन का भी होगा। ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज 3 चीजें हैं। ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन, लाइपेज इज फॉर फैट एंड अमाइलेज इज फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने बताया था पेनक्रियास पहले ही बोल रही थी कि मेरे जूस तो भैया अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे।
तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो अल्कलाइन मीडियम में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। अब यहाँ से अपने को 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। ये पेनक्रियाटिक जूसेस है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन मैंने बताया आपको, ट्रिप्सिन से याद रखना है प्रोटीन, लाइपेज से याद रखना है फैट एंड अमाइलेज से याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन पढ़ते हैं। ट्रिप्सिन से क्या होगा, ये जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन का डाइजेशन एक और जगह हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, यहाँ स्टमक में भी हो रहा था। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा था पेप्सिन। यहाँ पे भी क्या होता है, जो ट्रिप्सिन रहता है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड आता है लाइपेज। लाइपेज फैट्स का डाइजेशन में मदद करेगा। तो लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करेगा? फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए तो ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों का डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस में होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करता है, लाइपेज फैट के और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के। अब लीवर में बाइल जूस और पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस ये तो पढ़ लिया। अब किसका रोल आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इस इंटेस्टाइनल जूसेस ये कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूसेस में पढ़ेंगे स्टार्च। ये इंटेस्टाइनल आई मतलब इंटेस्टाइनल जूसेस। स्टार्च क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में, फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी चीजें होती है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि पूरा डाइजेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अपने शरीर का जो भी डाइजेशन होता है वो इट इज एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पर अब खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर्स और मिनरल का ही एब्जॉर्प्शन होगा। अगर शरीर को लग रहा है, अपनी बॉडी को लग रहा है कि अरे हाँ ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा है इसमें से अभी और वाटर को अपन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अपना जो ह्यूमन बॉडी है बहुत तेज है, मतलब बहुत स्मार्ट है। वो क्या सोचती है कि जितनी चीजें अपन एब्जॉर्ब कर पाए ना अच्छी अच्छी, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो एकदम अनडाइजेस्टेड वो मटेरियल है जिसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो अपन एब्जॉर्ब कर पाए, उसको ही बाहर निकालेगी वो। अंडरस्टूड? तो ये क्या करती है फिर? लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएगा खाना तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम बनाया मैंने। ये आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही होता है विलाय। क्या होता है? विलाय। ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन अपने शरीर में कैसी ऐसे ऐसे फोल्ड रखी है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अपने शरीर में से फोल्ड भगवान ने ऐसे रखी है, अगर हम उसको स्ट्रेट कर दें ना तो वो 6 मीटर लॉन्ग है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भगवान ने क्या सोचा, अरे 6 मीटर लॉन्ग तो कैसे रखेंगे यहाँ पर, तो उसको क्या रखा है? इसे फोल्ड फोल्ड करके रखा है। तो इससे क्या होता है, वो जो विलाय है वो क्या काम करती है, वो जो फूड का एब्जॉर्प्शन उसके एरिया को बढ़ा देती है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब हो पाए। ये एक विलाय का एग्जाम्पल है। इसमें जो ये ब्लू कलर की दिख रही है ये आर्टरी है, और रेड कलर की दिख रही है ये वेन है। ब्लू कलर में और रेड कलर में दिख रही है आर्टरीज है। ये आर्टरीज और वेन्स में आपको आगे बताऊंगी क्या होते हैं सर्कुलेशन चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या हुआ? इंजेक्शन हुआ, फिर यहाँ डाइजेशन हुआ। अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एसिमिलेशन क्यों करती है बॉडी? एसिमिलेशन मतलब फूड को एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी के लिए। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था जो भी इंटेस्टाइन में बचा है लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देखा है जो जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें अपन ने न्यूट्रिशन वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले प्लांट में न्यूट्रिशन देखा, फिर अमीबा में न्यूट्रिशन देखा, और लास्ट में हमने न्यूट्रिशन देखा ह्यूमन बीइंग में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट अपन समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के ऊपर। तो प्लीज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।